अब हम देखते हैं टॉपिक 2.15 एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर दिखाया हुआ है, ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। हम इसको चार्ज प्लस क्यू और इसको हम माइनस क्यू कहते हैं। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये चार्ज कंडीशन है, ठीक है, कैपेसिटर की ये चार्ज कंडीशन है। लेकिन ये पहले से ऐसे नहीं होती है ना, पहले तो प्लेट इसकी न्यूट्रल होती है, फिर आप इसको चार्ज करते हो। तो आप किसी बैटरी से इसे चार्ज करते हो, तो चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ता है। ये जो वर्क करना पड़ता है वो कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। उसी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे दो न्यूट्रल प्लेट्स ले लेता हूँ। ये हो गया कैपेसिटर, इसकी दो न्यूट्रल प्लेट्स। अब जानते हैं कि दोनों न्यूट्रल प्लेट्स बेसिकली कंडक्टर है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ कंडक्टर 1 और इसको नाम दे रहा हूँ कंडक्टर 2। अभी ये न्यूट्रल है। अब इन दोनों प्लेट को यानी कि इन दोनों कंडक्टर को चार्ज करने का एक सीधा सा रास्ता तो यही है कि इन दोनों को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, तो एक प्लेट बन जाएगी पॉजिटिव, एक प्लेट बन जाएगी नेगेटिव, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन इसमें हम वर्क नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हम एक दूसरा रास्ता लेते हैं। देखिए ये प्लेट अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मैं इस न्यूट्रल प्लेट में से एक पॉजिटिव चार्ज लेके यहां पे शिफ्ट कर दूं कंडक्टर 1 पे, कंडक्टर 2 से पॉजिटिव चार्ज लेके कंडक्टर 1 पे शिफ्ट कर दूं, तो कंडक्टर 1 पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कंडक्टर 2 पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। समझ रहे हो आप? ये जो कंडक्टर 2 है अभी न्यूट्रल था, इसमें से मैंने पॉजिटिव शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव बचेगा ना। तभी तो पहले न्यूट्रल था, तो मैंने पॉजिटिव शिफ्ट कर दिया तो ये नेगेटिव बन गया। थोड़े और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कंडक्टर 1 पे और पॉजिटिव चार्ज दिखा सकता हूँ और कंडक्टर 2 में और नेगेटिव चार्ज मैं दिखा सकता हूँ। अब देखिए इसमें वर्क कहाँ हो रहा होगा, समझने की बात है। देखो ये जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता जाएगा। इस तरह से इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता जाएगा। मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये ऐसे, अब देखिए जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को इस सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की ओर ले जाते हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क करते हो। और वही वर्क इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाता है। आई बात समझ में? जैसे जैसे आप यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट करते हो, ऐसे ऐसे इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है वैसे वैसे आपको एक पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और जैसे ही आप एक चार्ज को शिफ्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाता है, तो अब दूसरे चार्ज को शिफ्ट करने में आपको और भी वर्क करना पड़ता है। यानी कि जब ये न्यूट्रल प्लेट थी तब से लेके इस कंडीशन पे आते आते, यानी कि इसके ऊपर प्लस क्यू इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आते आते जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीजिंग वर्क है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो जो फोर्स लगता है चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है वो फोर्स बढ़ता जाता है। इसलिए ये केस बन जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होता जाता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो हमें ये सिचुएशन ला देनी है और इस सिचुएशन तक आते आते कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए ऐसा सोचो कि ये कोई इंटरमीडिएट
कंडीशन है, यानी कि पहले दोनों प्लेट न्यूट्रल थी, ठीक है, और फाइनली आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू ला देना है। तो अभी सोचो कि ये जो कंडीशन है वो कुछ बीच की कंडीशन है, यानी कि इंटरमीडिएट कंडीशन है। और ऐसा सोचो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू डैश चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव क्यू डैश चार्ज है, ठीक है। एक और बात पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सपोज करो कि ये फाइनल कंडीशन जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V, लेकिन अभी जो इंटरमीडिएट कंडीशन है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज के V डैश करके, ठीक है। तो दोनों प्लेट पे चार्ज है Q डैश और पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश। और सोचो कि इस कंडीशन में मैं एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइटेमसली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ले जा रहा हूं। इस चार्ज को हम डेल्टा क्यू डैश नाम दे देते हैं। ये बहुत ही छोटा चार्ज है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि जब हम इस छोटे से चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ले जा रहे हैं तब इसके पोटेंशियल डिफरेंस में यानी कि V डैश में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब मैं इसमें वर्क फाइंड कर सकता हूं, इस कंडीशन में वर्क फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि V जितने पोटेंशियल डिफरेंस में Q जितने चार्ज को शिफ्ट करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो होता है QV, है ना। ये QV वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी है, और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए क्योंकि इतना वर्क करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे V डैश जितने पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो डेल्टा Q डैश जितना चार्ज मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा डेल्टा Q डैश इंटू V डैश। तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा अभी कि वर्क डन in moving delta Q dash charge in a PD of यानी कि potential difference of V dash is delta W is equal to delta Q dash into V dash। ये वर्क भी बहुत छोटा होगा इसलिए हम इसको डेल्टा W नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो V डैश है इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V, तो आप लिख सकते हो Q डैश बाई V डैश, C का इक्वेशन। तो उस पे से V डैश यानी कि Q डैश अपॉन C, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये Q डैश अपॉन C। भाई अभी तो चार्ज Q डैश ही है ना, तो मुझे Q डैश अपॉन C लिखना पड़ेगा। अब हमें तो ये जो टोटल चार्ज Q लाना है इसके ऊपर उसका टोटल वर्क चाहिए, है ना। तो फिर मैं टोटल वर्क के लिए यहाँ पे लिखूंगा टोटल वर्क डन is W and W will be equal to integration of del W। अब del W यानी कि ये जो पूरी टर्म है वो, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो C तो कांस्टेंट है, इसको मैं पहले बाहर ही रख देता हूँ, तो ये आ जाता है 1/C। और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा Q डैश और del Q डैश। अच्छा, आप चार्ज की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स में चार्ज की मिनिमम लिमिट क्या होगी 0 और मैक्सिमम लिमिट क्या होगी Q। हमें मैक्सिमम कितना चार्ज चाहिए Q। तो फिर अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा Q डैश स्क्वायर बाई 2, और ये जो लिमिट्स है वो लिमिट्स डाल दो, क्या है लिमिट्स 0 और Q। तो इसका मतलब ये आ जाएगा
1/c, और अब मैं अपर लिमिट डाल रहा हूं तो ये q²/2 माइनस 0। लोअर लिमिट डालोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो फाइनली हमें ये वर्क मिल रहा है कितना, q²/2c। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और ये टोटल वर्क जो हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ है, यानी कि जो भी वर्क आपने किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी U will be equal to q²/2c। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। वैसे आप इसको कन्वर्ट करके एक और इक्वेशन बना सकते हो, जैसे कि आप जानते हो कि Q = CV होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो Q है = CV लिख सकते हो आप। तो Q² है तो C² V² लिखोगे, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ पे बचेगा 1/2 CV², है कि नहीं। दूसरा एक इक्वेशन बना सकते हो आप, 1/2 QV। क्यों, क्योंकि फिर से वही बात, ये जो CV² है इसमें से एक CV ले लो तो CV का मतलब हो जाता है Q, तो ये Q और एक V बचा QV, तो 1/2 QV। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के हमें तीन इक्वेशन मिल गए। एक हो गया q²/2c, 1/2 CV² और 1/2 QV। ये सारे के सारे इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे इक्वेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो हमें इनको याद रख लेना है। मैं इसको ब्रैकेट भी कर देता हूँ ताकि आप इसको भूलें नहीं, याद रहे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट IMP कह रहा हूं मैं। तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, एक तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, कितनी होती है, q²/2c या फिर 1/2 CV² या फिर 1/2 QV। देखिए, अगर आपको चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करो। देखिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल दिया है और उसका कैपेसिटेंस दिया है तो आप 1/2 CV² यूज़ करो, इसमें चार्ज Q की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको चार्ज कैपेसिटर का चार्ज कितना ये दिया है और उसका पोटेंशियल कितना ये दिया है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करो 1/2 QV, इसमें आपको कैपेसिटेंस C की ज़रूरत नहीं। तो अलग अलग सिचुएशन में आप तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, और साथ ही एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके लिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने इक्वेशन को ऐसे ही रखा है ताकि हम देख पाएँ। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ द होल सिस्टम। यहाँ पे हम जो ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज की, किसी एक प्लेट की ऐसा नहीं है, पूरी सिस्टम की है। इस सिस्टम में कैपेसिटर भी आ गया और इसके ऊपर का चार्ज भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ द होल सिस्टम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए है ये, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड is independent of the manner in which the charge configuration of the capacitor is built। समझिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमने अक्वायर की वो कैसे की, हमने ऐसा सोचा कि भाई दो प्लेट पहले न्यूट्रल थी, फिर दूसरी प्लेट से हमने पॉजिटिव चार्ज को पहली प्लेट पे शिफ्ट करते गए, इसमें जो वर्क हुआ वो वर्क हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट किया, ठीक है। लेकिन
अगर आप किसी दूसरे मीडियम से, किसी दूसरे ढंग से भी अगर दोनों प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज लाते हैं तो भी इतना ही वर्क करना पड़ेगा और इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यानी कि अगर मैं कैपेसिटर के साथ बैटरी को जोड़ के वही चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू ला देता हूँ, वही पोटेंशियल डिफरेंस V ला देता हूँ, तो ऐसे में कैपेसिटर में जो वर्क हुआ होगा वो इस इक्वेशन के मुताबिक ही होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी वो भी इस इक्वेशन के मुताबिक ही होगी। कहने का मतलब ये है कि आप चार्ज को लाने के लिए मेथड क्या यूज करते हो उससे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को कुछ लेना देना नहीं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर इज बिल्ट। और अब तीसरा पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। समझिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ये स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर हो रही है। चलिए अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ताकि हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है वो इसमें प्रूव हो सके। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी U का एक इक्वेशन है Q² बाई 2C। ठीक है, अब इस Q² को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसके लिए मैं इक्वेशन लूंगा सिग्मा का, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इजकल टू Q अपॉन A, तो इसका मतलब कि Q इजकल टू हो जाएगा सिग्मा A। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सिग्मा और ये A²। देखिए ये जो सिग्मा है वो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है, और A जो है वो कैपेसिटर की प्लेट का सरफेस एरिया है। अब C का इक्वेशन आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। C क्या है? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अगर आपने कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम लिया हुआ है तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, A कैपेसिटर की प्लेट का एरिया और D दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, ये हो गया एप्सिलॉन 0 A और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा D। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, तो हमें U का इक्वेशन मिल जाएगा। ये U यानी पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू हम लिख सकते हैं अब सिग्मा स्क्वायर A इंटू D अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सही है। वैसे यहाँ पे A² आ रहा था, A² आएगा ना, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक A पड़ा है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना यहाँ पे ये हो गया सिग्मा स्क्वायर, ये A D और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे एप्सिलॉन 0 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। मैंने इक्वेशन को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर एंड A D एप्सिलॉन 0। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आप जानते हो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, याद है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E² एप्सिलॉन 0 AD। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा इक्वेशन जिसमें आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं, वो है एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, और इसका सिंबल आएगा स्मॉल यू, ऐसे स्मॉल यू। तो स्मॉल यू यानी क्या हो जाएगा? कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम वी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम यानी कि एडी। इसको ज़रा मैं समझा दूँ आपको। देखिए, मैंने वॉल्यूम की जगह पे एडी क्यों लिखा? ये कौन सा वॉल्यूम कह रहे हैं हम यहाँ पे? जहाँ पे एनर्जी स्टोर है। एनर्जी कहाँ पे स्टोर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जितने में है उसका वॉल्यूम यहाँ पे डालना है आपको। तो आप सोचिए, कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है वो हमें चाहिए। अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d और प्लेट का एरिया है a, तो वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू डिस्टेंस d यानी कि AD। इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे AD लिखा हुआ है। याद रहे कि AD वो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एरिया है ये। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू AD। अब आप ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में यहाँ पे ऑलरेडी AD है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप AD से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अब कि एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 एंड ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी हम ब्रैकेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन आ गया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में मिल रहा है आपको। यहाँ पे एक बात देखने लायक है, वैसे ये एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन हमने अभी प्रूव किया है किसके लिए? कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमने प्रूव की। लेकिन किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये इक्वेशन वैसे सही है। आप आगे के लेसन्स में खास तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि यही एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन वहाँ भी अप्लाई होता है। तो जहाँ भी किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और अगर वहाँ पे मीडियम वैक्यूम है तो इसी इक्वेशन से आप एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हो।